अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी और मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा फिर स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक पर लफ्जी वार कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि स्पीकर अपने आप को दरवेश कहते हैं, दरवेश बनना बड़ा मुश्किल काम है। स्पीकर किस तरह असम्बली में जीत कर आए सबको पता है। हमारे मेंबर असम्बली को बुलाकर हुकूमत के खिलाफ क्यों किया जा रहा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने सियासी तौर पर स्पीकर को धमकी भी दी, सियासी धमकी। वो क्या थी कि अब हम फैसला करेंगे कि बिम्बर में किसको जितवाना है। यानी इससे ये साबित होता है कि अब जो वज़ीर आज़म हैं उनका बिम्बर के अंदर जो अमल दखल है वो भी खासा बढ़ चुका है। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सियासत में अपनी एंट्री डालना चाहते थे तो उस वक्त उन्हें बिम्बर में खुशामदीद कहने वाली जो शख्सियत थी वो चौधरी अनवारुल हक की थे। आज वो उसी चौधरी अनवारुल हक के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें जितवाना है या नहीं, ये फैसला हमने करना है। अच्छा, ये बात तो है। अब स्पीकर और चूंकि ये वही स्पीकर हैं जिन्होंने इनकी लॉन्चिंग में किरदार अदा किया, पिछले दिनों फिर इनका जो नाराजगी थी राजीनामा हुआ। अब सियासी जो चपकलस है इस वक्त स्टेट के अंदर, ये फायदा दे रही है किसको? जो लूटमार कर रहे हैं मखसूस ब्यूरोक्रेट्स को। चूंकि हुकूमत मुस्तहकम है नहीं है, हुकूमत के जो मैन पिलर्स होते हैं, यानी अगर ऐवान सदर की बात करें तो कुछ मामलात में हमें ऐवान सदर एक तरफ नजर आएगा। अब असम्बली अहम जुज है, अब स्पीकर असम्बली एक तरफ नजर आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कहीं नजर आ रहे हैं। अब ये सारी चीजें मिलकर पूरी हुकूमत का जो चेहरा है वो मसक करती हुई नजर आ रही। यानी रियासत के अंदर गवर्नेंस बुरी तरह से मुतासर होती हुई नजर आ रही है, मुतासर हो चुकी है। और इसका सारा फायदा वो माफियाज ले रहे हैं जो मजबूत होते हैं, जो हर दौर की हुकूमत में लूट मार करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को उनके करीबी लोग हैं, जो हर दौर के वजीर आज़म के करीब ने एक हसार होता है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और सियासी जो बहरूपी है, जो सियासत के अंदर लोगों को ये जाहिर कर रहे होते हैं कि उनका बड़ा सियासत से ताल्लुक वास्ता है, लेकिन वो बेसिकली अपना माल पानी जमा कर रहे होते हैं। हर दौर के जो बादशाह और हाकम होते हैं ना, ये माजी में भी ऐसा ही चलता रहा। दुनिया जब से दुनिया में सियासी खेल चल रही है ये चलता रहा। और वो बड़े दरबारी बन के अपने मामलात सीधे कर रहे होते हैं और वो बादशाह वक्त को ये बता रहे होते हैं जनाब हुकूमती अमूर बड़े बेहतर चल रहे हैं, सब कुछ बेहतर है, बस कोई बुरी बात नहीं है, सब ओके की रिपोर्टिंग। और यही भी यही कुछ हो रहा है कि सरदार तनवीर इलियास को गवर्नेंस के बारे में अपडेट नहीं किया जा रहा है, उन्हें बातों से हवा में रखा जा रहा है। और ये सारी चीजें जो हैं वो लामाला हुकूमत के लिए जो है वो नेगेटिव पॉइंट जमा कर रहे हैं। इस वक्त हमें जान किया सीनियर तजियाकार हैं आमिर महबूब साहब, इनसे जानेंगे कि ये क्या चल रहा है, इसका नुकसान रियासत को हो रहा है, ये अब नई जंग क्या हो गई है, ये लफ्जी क्यों वार करना पड़ गया प्राइम मिनिस्टर को। अस्सलाम वालेकुम आमिर महबूब साहब। वालेकुम। ये कल देखी आपने गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ने जो कर दी, ये क्या रहा है रियासत के अंदर? अब कोई गवर्नेंस की जो ट्रेन है वो पटरी पे चढ़ के चलनी चाहिए ना। अदारे तबाह हो रहे हैं, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, क्या होगा? ये यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो हाल हशर हमने देखा है या वहां जो हो रहा है आजाद कश्मीर में भी वो शुरू हो चुका है। देखिए कश्मीर में जो तकरीर की है उससे एक बात तो जाहिर होती है कि आजाद कश्मीर के जो हालात हैं वो मामूली नहीं है, गैर मामूली बात है। और वज़ीर आज़म जो है वो गैर मामूली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह का रवैया अपनाना पड़ा। एक तो ये बात है कि जो स्पीकर कानून साज असम्बली जिनके हवाले से उन्होंने स्पीकर को गद्दार भी करार दिया और उन्होंने कहा कुछ जो मिली हुई है और उनके ऊपर तनकीद की, उनका हल्का से तकसीम करने की काम की, उनके जो है वो करने का भी ऐलान किया। उनके सियासी जो हरीफ थे उन्हें जो सियासी हरीफों को हरीफ बना दिया उन्होंने, तो ये एक अच्छी हिकमत अमली थी लेकिन वज़ीर आज़म तो बेसिक जो 3 चीजों पर वज़ीर आज़म की तकरीर में टारगेट था। एक तो हिस्टोरियन ऑफ द हाउस जो थे तो अनवारुल हक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके आज जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की उसके 3 हिस्से जो है वो थे। एक तो ये है कि स्पीकर कानून साज असम्बली जो है उनका टारगेट थे। दूसरा उनके जो है वो जलालाबाद का जो उन्होंने इशारा किया, इसका मतलब ये है कि फौज उनका टारगेट थे। और तीसरा जो है जिस अंदाज से उन्होंने अदालती निजाम को डिस्कस किया और सेक्रेटरीज और जजेस की बात की, इसका मतलब है अदालतुल आलिया और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उनका टारगेट थे। तो तीनों चीजों में ये बड़ी मजे की बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब तक ये सारे लोग इनके फैसिलिटेटर रहे, अदलिया तो कभी भी इनकी फैसिलिटेटर नहीं रही, अदलिया तो न्यूट्रल होती है, उसको
आज़ाद कश्मीर की जो टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर बात करें, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जो इर्द गिर्द सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं या सीनियर सियासतदान हैं या जो उनकी टीम है उनकी लूटमार की बात करें, जब वो आज़ाद कश्मीर में मामूलीन खसूसी की बात करें कि भी 7-7 मामूलीन खसूसी रखे हुए हैं और उनको 100 गाड़ियाँ दी हुई हैं और एक एक मामूली खसूसी को जो है वो 10-10 लाख रुपए की गैर कानूनी वगैरह की तौर पर मराद दी हुई हैं, तो वो लोग बुरे होते जाते हैं। और जब इनके लिए वो आउट ऑफ होके उन्होंने इनकी हुकूमत बनाने के लिए इकदाम किए, इनका हल्का जो है वो उनके लिए इंतजाम किया, इनकी पार्टी के लिए इंतजाम किया, इनको वज़ीर बनाने के लिए इंतजाम किया, तो उस वक्त वो सारे लोग अच्छे थे। इसी तरह जो इनवार साहब जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद के खिलाफ होके जब वो लड़ रहे थे कि उन्होंने साजिश की अपने उस वक्त पार्टी से बैरिस्टर सुल्तान महमूद के खिलाफ और खुद जब वज़ीर आज़म का साथ दिया, और जब क़याम साहब बन गए तो वो इन्होंने एक गैर कानूनी फारूक प्लान बनाए रखा, और गैर कानूनी फारूक प्लान में 9 माह तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क़याम साहब के दौर में उसे जो वो बिल्कुल जो है वो काम करने नहीं दिया, और पार्टी प्रेसिडेंट होने के बावजूद ही अपनी पार्टी के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस रहे। उस वक्त इन्हें याद नहीं आया कि पार्टी के वज़ीर आज़म के साथ गद्दारी क्या होती है। और तीसरा जब वो अदलिया की ये बात की, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी जो है वो स्टेट पे हैं, और ये काम जो है फारूक अहमद साहब के दौर में जो होता वो शायद उन्होंने मुजफ्फराबाद और फारूक अहमद साहब के साथ जो चीफ जस्टिस साहब के जाते थे लगाम है शायद उसकी तरफ इशारा किया होगा। लेकिन जो मेरी इत्तला ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तो खुद इस बात का मैं आपको बड़े ही वसूख के साथ बता सकता हूँ बिलाल कि आप जितना इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि रमजान मुबारक के रोजे के साथ हैं, इसी तरह मैं आपको बता सकता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद जो है लोगों को पोस्टिंग करते हैं और जाके कहते हैं सेक्रेटरी साहिबान को और ग्रेड 21 और 22 में और 20 के लोगों को ये कहते हैं कि जाके से ले आओ, कल मेरे ऊपर जो है गुजरा प्रेशर डालेंगे तो आपके पास से होना चाहिए। और हालिया जो है ये जो इनका जो सिस्टम है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जी इन्होंने 35-40 करोड़ रुपए दे के इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर लगते हैं। अब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो सरदार जफर साहब है सब वो स्टे पे हैं, जो उसके चेयरमैन CBR है उसके वो स्टे के ऊपर है, और जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे स्टे के ऊपर है। इसी तरह जो है इनका पहले जो है वो नहीं आमिर महबूब साहब, गवर्नेंस का तो अशर नशर हो गया ना। उसका जो बेड़ा गर्क है बेसिकली तनवीर रियाज साहब उस गवर्नेंस का बेड़ा गर्क करने के वो खुद जिम्मेदार है। इनमें किसी को वो बैठ की जरूरत नहीं है, ना इन्हें दुश्मन की जरूरत है, ना इन्हें गद्दार की जरूरत है, ना इन्हें फौज की मुखालफत की जरूरत है, ना इन्हें अदलिया की मुखालफत की जरूरत है। ये इदारे अगर बिल्कुल न्यूट्रल रहे और जिस तरह वो अपने अपने रूल में काम कर रहे हैं उसके बावजूद तनवीर रियाज साहब दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो फॉल्ट है जो उनकी अपनी टाइम मैनेजमेंट है, जो उन्होंने खुद जो है आप ये देखें कि तनवीर रियाज साहब ने ये पूरा रियासत का पूरा सिस्टम करप्ट किया है। उन्होंने सियासतदान करप्ट किए, उन्होंने ब्यूरोक्रेट करप्ट किए, उन्होंने पुलिस वाले करप्ट किए, उन्होंने साथी करप्ट किए, उन्होंने सारे का सारा निजाम जो है वो करप्ट किया, और उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट किया। पार्टी अपने लोगों को पैसे दे के खरीदा, उन्होंने अपनी पार्टी खरीदी, पार्टी की सदारत खरीदी, अपने हल्के का टिकट खरीदा, और जब वो वज़ीर आज़म बन गया तब वो कहते हैं कि जी मैं सारा कुछ ठीक करूंगा। क्योंकि बात मुनासिब नहीं है कि एक आदमी जो है वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये गुमान बना के पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसे करप्ट करके वो कहे कि मैं निजाम ठीक करूंगा, तो ये मेरा ख्याल है कि ये निजाम ऐसे ठीक नहीं हो सकता। अच्छा आमिर महबूब साहब जो बात शुरू हुई है वज़ीर आज़म साहब अपने आप को ठीक करेंगे, ठीक है। दूसरी ये बात है कि वज़ीर आज़म साहब को ये एक दिन का ये सिलसिला है कि जब से जिस चीज को वो इस्तेमाल करते हैं, देखें इन्होंने इस्तेमाल किया अनवर साहब को उसे बैन दिया, इन्होंने मालिक साहब को इस्तेमाल किया उसे बैन दिया, खुद को इनको इस्तेमाल किया उसे बैन दिया, फौजियों को इस्तेमाल किया उन्हें बैन दिया, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। इसी तरह ये जितने लोग इनके फैसिलिटेटर हैं वो सारे के सारे जो है तनवीर रियाज साहब अपने हाथों से उन्हें इंजाम को बचाते हैं, और उनके ध्यान में ये बात है कि जब मैं ये पैसे दे देता हूँ, जब मैंने इनकी सर्विस के देश जो है मैं अदायगी कर देता हूँ, तो उसके बाद इनका कोई एहसान नहीं है। और यही वजह है कि उनकी शदीद इख्तिलाफात है, और लोग ये समझते हैं कि शायद वो अखलाकी रिश्ते होते हैं, सियासी रिश्ते होते हैं, अखलाकी रवायात होते हैं, सियासी रवायात होती हैं, खानदानी रवायात होती हैं। तो इधर वो सूरत हाल नहीं है। तनवीर रियाज साहब की जो है वो रिश्तेदारी जो है वो कायद-ए-आज़म से शुरू होती है, कायद-ए-आज़म पे आके खत्म होती है, और वे समझते हैं कि जो चीज मैंने खरीद ली है वो राय भी खरीदते हैं, वो वोट भी खरीदते हैं, वो सियासत भी खरीदते हैं, वो समाज भी खरीदते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल है उसके लिए तो वो मेरे ख्याल से अपने आप को किसी का जवाब दे नहीं समझते।
अच्छा आमिर महबूब साहब ये बताइएगा, अब जो बेसिकली स्पीकर ने जवाब ही मांगा था इस पे जो इनसे हुकूमत से कि आपने जो मावनीन कितने तैनात कर रखे हैं, इस पे वुज़रा गायब हो जाते रहे। अब कल ख्वाजा फारूक ने उन्हें जवाब दिया जाके कि हमारे पास ये जो मावनीन हैं वो उस पर यकीनदानियाँ ही कराते रहे पहले, फिर इजलास से गायब हो जाते रहे। लेकिन बताया कि 2 मशीर और 2 मावनीन खसूसी हैं जो आइन के तहत तैनात हैं, 12 कोआर्डिनेटर्स हैं जो अजाजी हैं, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। फिर इसके अलावा जवाब देते हैं स्पीकर साहब, उन्हें कहते हैं, स्पीकर ने कहा कि ये जवाब मुकम्मल नहीं है, मौजूदा हुकूमत में तैनातियाँ जो की गई हैं मशीरान की, इनके नोटिफिकेशन दरकार हैं। अच्छा अब ये जाके असम्बली में भी उस तरह से जवाब नहीं देती हुकूमत, और प्लस जो रूलिंग का मामला चला था कश्मीर हाउस वाला, स्टेशन से पूछा जाए तो ये जो प्राइवेट लोग गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और इनकी ये जो अदायगियां हो रही हैं वज़ीर आज़म हाउस का, अगर आप रिकॉर्ड अदालत शुमार देखें कि वज़ीर आज़म जो अच्छे ना वज़ीर आज़म अपने 2 लाख रुपए तनख्वाह नहीं ले रहे, और सिर्फ उन्होंने वो कहते हैं कि मैं गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवाता, उन्हें 4 करोड़ रुपए का इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, ठीक है जी, और 20-25 करोड़ रुपए जो है वो दाखिल अखराजात है वज़ीर आज़म हाउस के दोनों हेड में। तो अगर हम तो ये कहेंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से 10 बरस का हाथ बांध के पूरी कौम को दरखास्त करना चाहिए कि खुदा के लिए आप अपनी तनख्वाह दें, आप अपने आप की जो जायज कराता है वो लें, और हमें जो है वो रियासत को माफ कर देंगे। रियासत की जो टैक्सेज है वैसे टैक्सेज के महकमे को उन्होंने तबाही कर दिया। मतलब ये जो उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने खवातीन के मौके पे इनलैंड रेवेन्यू में कमिश्नर लगते हैं जी 35 करोड़ रुपए देके, महकमा इनकम टैक्स को इतना नुकसान जो है वो सारे सरकारी मुलाजिमीन सारे साथियों ने मिलकर नहीं पहुंचाया होगा जितना वज़ीर आज़म तनवीर लियाक़त की एक बयान में बताया कि मैं वहाँ इनलैंड रेवेन्यू का कमिश्नर हूँ ना, गाली बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब। अब लेकिन आखिरी में फिर मुझे बात याद आ गई, अब क्या होगा, क्या मैंने एक पहले बात की थी, अब जो अहम सतून है वही डिस्टर्ब है, यानी कभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से नाराज होते हैं, कभी एक पेज पे आ जाते हैं, कभी स्पीकर से नाराजी हो जाते हैं, ये सारे लोग आखिर क्या होगा क्या? क्या ये सारे लोग इसलिए पैदा हुए हैं, इसलिए करते हैं, ये सारे लोग ये इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, या ये इनकी अपना वो खानदानी पस मंजर, कोई सियासी पस मंजर, या इनकी जो अपनी जो मेंबर असेंबली होने के नाते से जो हैसियत है वो कोई नहीं है। उन्हें जब तक की वज़ीर आज़म एहसास नहीं करते कि ये लोगों को सिर्फ ये सारे लोग इनके इस्तेमाल के लिए पैदा नहीं हुए, कि ये लोग इस्तेमाल करें और लोगों को फेंक दें, और उसके बाद जो है वो एहसान फरामोशी की नई नई तारीखें जन्म दें। आप ये देखें कि तमाम मकासद फिक्र जी, अगर किसी साथी ने उनके ऊपर एहसान किया तो उसको वो टक्कर गए, अगर किसी समाजी रहनुमा ने उसके ऊपर एहसान किया तो वो उसको टक्कर गए, अगर किसी पुलिस वाले ने उनके ऊपर एहसान किया उसको टक्कर गए, अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने उनके ऊपर एहसान किया उसको टक्कर गए, अगर वो किसी जनाब वाला आलम दीन ने उनके ऊपर एहसान किया उसको टक्कर गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनका इशू है कि लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना, एक तो ये बात है, ये बात तो ठीक होना चाहिए, अगर तो ये ठीक होगा मामला आगे बढ़े। दूसरा ये बात है जो अदलिया के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, अगर वो अपने सेक्रेटरी साहिबान का तबादला जो है वो मेरिट पे करें, असूल पे करें, किसी की पसंद और नापसंद की बुनियाद पे ना करें जी, मामला ना हो। दूसरी ये बात है कि वो खुद सेक्रेटरी को कहते हैं कि जाके इससे ले लो, तो अदलिया ने तो उससे देना ही है। तीसरी ये बात है कि ये जो फैसले हैं ये कौन से लोग हैं जिन्हें टाइमिंग पता है वज़ीर आज़म की, कि रात को वज़ीर आज़म से 3 से लेके सुबह 5:30 बजे तक जो फैसले कराए जाते हैं, रात को 1:30 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक जो फैसले कराए जाते हैं, वो सारे के सारे रद्द होते हैं और हमेशा खराब होते हैं। और वो फैसले अगर वज़ीर आज़म जो है कि क्या इशू है कि रात को 2 बजे से लेके 5 बजे तक 4-5 लोगों का एक टोला है, मखसूस लोगों का, जो वज़ीर आज़म से उस वक्त रद्द फैसले कराता है, और वो जो है बड़े बड़े रद्द फैसले करा रहे हैं। तीसरी ये बात है कि वज़ीर आज़म को ये बात एहसास में रखना चाहिए कि जिस फौज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं ये वही फौज है जिसके कंधे के ऊपर बैठ के इन्होंने सियासत की है और इस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचे हैं। वो कि वज़ीर आज़म के ज़हन में ये गुमान है कि सिर्फ वो पैसे की बुनियाद पर बने हैं, लेकिन ये जो उनकी ये जो पॉलिटिकल फोर्सेज और ये जो बाकी फोर्सेज इस्तेमाल होंगे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, तो खुदारा वो अपने अदारों को जो है वो तबाह ना करें, और ना असेंबली के निज़ाम को तबाह करें, और ना आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को तबाह करें। और ठीक अगर करना है तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म अगर अपने आप को खुद ठीक करने तो ये सारे लोग खुद ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब जी। ये थे आमिर महबूब साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो बातें इन्होंने की कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर
जो जो लोग उनको आज तक फैसिलिटेट करते रहे, प्राइम मिनिस्टर उन्हें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये आमिर महबूब साहब ने कहा। अब ये सियासी अदम इस्तेकाम है, जैसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं ना कि सारी सियासत इधर उधर होके रह गई है। आज़ाद कश्मीर में भी अब कुछ काम जो है ना उस तरफ चल पड़ा है और ये सारा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। इससे पहले आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम बहुत बेहतर हुआ करता था। आज गवर्नेंस नाम की चीज़ जो है ना वो नापैद होती जा रही है। अदारों के अंदर सियासी मुदाखलत जो है, बाज महकमे वुज़रा को लगता है अलॉट कर दिए गए हैं कि आपका महकमा है, ये आपको तोहफे में मिल गया है, जैसे मर्जी चलाओ इसको। इसके जो मुलाजमीन हैं उनको हांको, उनको लूटो, जो मर्जी करो। और ब्यूरोक्रेट्स भी बाद ऐसे हैं, अपने माहतहत मुलाजमीन के साथ जो रवैये जो वो कुछ कर रहे हैं, ये तो जब बातें सामने आएंगी तो फिर बड़े बड़े किस्से होंगे। लोग जिना मॉडल टाउन और पता नहीं माजी के जो स्कैंडल्स थे उन्हें भूल जाएंगे, मलबा स्कैंडल याद नहीं रहेगा। इसके साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। घर एक ख्वाब जिसे मुमकिन बनाया अली टाउन ने। मुतवस्सित तबके के लिए लोकेशन आला तरीन, कीमत में बेहतरीन। कायद-ए-आज़म क्रिकेट स्टेडियम से 5 मिनट की मुसाफत पर, बुनियादी सहूलियात से आरास्ता, आला रिहायशी मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में। आज ही प्लॉट खरीदें, घर बनाएं, नगद और आसान इक़सात पर। अली टाउन, मीरपुर, आजाद कश्मीर।